बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और वो इसे बचाने के लिए बार बार लपक रही थी। इस तरह वो कई बार खुद भी खंजर की ज़ाद में आई। जख्मी होने के बावजूद वो अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही। जख्मी नाक वाले ने इस पर बराह रास्त पार्वती पर खंजर से वार किया और इसके साथ ही इसने बेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा था, तुम्हारी और डॉक्टर की लाश देखकर ठाकर को पता चल जाएगा कि रामू से पंगेबाजी का नतीजा क्या होता है। आइंदा वो रामू का रास्ता काटने की कोशिश नहीं करेगा। वो दोनों पे दर पे खंजरों से श्याम सुंदर पर वार करते रहे और पार्वती इसे बचाने के लिए बार बार लपकती रही और बिल आखिर वो जख्मों से चूर होकर गिर पड़ी। मैं शायद बेहोश हो गई थी, इसने बताया। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। इस वक्त हमारा पड़ोसी प्रेमचंद मेरे ऊपर झुका हुआ था। वो पूछ रहा था, ये सब कैसे हुआ? वो कौन थे? इसकी आवाज मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मेरे मुंह से सिर्फ रामू का नाम निकल सका था। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। पार्वती के इस बयान से तस्दीक हो गई कि डॉक्टर श्याम सुंदर का कातिल रामू ही था। वो 2 मरतबा हमारे हाथों हजीमत उठा चुका था। पहली मरतबा मुझसे इस वक्त पिटा था जब इसने मुझे और सोनिया को वीरान सड़क पर रोका था, और दूसरी मरतबा गुज़श्ता रात जब इसने मुझे और ठाकुर को सेक्रेटेरिएट के अकब में सुनसान सड़क पर रोककर हमें कुछ सबक सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ही गधे की तरह मार खाकर भाग निकला था। बलवंत सिंह इंतकाम तो मुझसे लेना चाहता था। पहले इसने मुतासब पंडितों और पुजारियों को मेरे और रूपमती के पीछे लगाया। अपनी इस कोशिश में नाकाम होकर इसने रामू जैसे गुंडे की खिदमत हासिल की। रामू को अपनी ताकत पर बहुत गुमांड था। वो इस शहर का बहुत बड़ा बदमाश था। 8 कत्ल इसके खाते में थे। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कत्ल जैसी संगीन वारदातें करके भी वो कानून की ज़द से बचा हुआ था। शहर में इसके नाम की दहशत थी। इसे गुमांड था कि कोई इसके सामने आंख नहीं उठा सकता, और शायद ये पहला मौका था कि इसे 2 मरतबा हजीमत उठानी पड़ी थी। रामू मुझे अगवा करके बलवंत सिंह के पास पहुंचाना चाहता था, लेकिन दोनों मरतबा अपनी कोशिश में नाकाम हो चुका था। ठाकर बानोद सिंह को मेरी पुश्त पर पाकर वो झुंझला गया था, और इस झुंझलाहट में इसने श्याम सुंदर को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। वो यकीनन पार्वती को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पार्वती के इस बयान से इसके इस घिनौने अज़ाइम की तस्दीक भी होती थी, और वो गालबन पार्वती को मुर्दा समझकर ही छोड़ गया था। पार्वती के जिस्म पर भी खंजरों के इतने घाव लगे थे कि इसके जिंदा बच जाने की उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी, लेकिन वो बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई थी। इतना ज्यादा खून बह जाने के बावजूद वो बच गई थी। रामू ने शायद ये सोचा होगा कि श्याम सुंदर के कत्ल के बाद ठाकर समंदर के जाग की तरह बैठ जाएगा, लेकिन मैं देख रहा था कि रामू का नाम सामने आने के बाद ठाकर बानोद सिंह इस शेर की तरह बिफर गया था जिसे जख्मी करके छोड़ दिया गया हो। मैं इसे बड़ी मुश्किल से संभाले हुए था। इसका बस नहीं चलता था कि अभी जाकर रामू के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पुलिस ने ठाकर बानोद सिंह का बयान भी कलमबंद किया था, और ठाकर ने यह बता दिया था कि गुज़श्ता रात रामू और इसके आदमियों ने इसे रास्ते में घेर कर हमला किया था, मगर खुद ही मार खाकर भाग निकला था। और अपने इस शिकस्त का बदला लेने के लिए इसने श्याम सुंदर को मौत के घाट उतार दिया था। ठाकर ने अपने बयान में मेरा नाम तक नहीं लिया था, और अपने गनमैन के जख्मी होने का तज़किरा भी गोल कर गया था। हमें वो रात भी अस्पताल ही में गुजारनी पड़ी। सुबह 8 बजे के करीब डॉक्टर श्याम सुंदर की डेड बॉडी हमारे हवाले कर दी गई। डॉक्टर श्याम सुंदर के क्रियाक्रम के तैयारियां हो रही थी। हवेली में बहुत से लोग जमा थे। इनमें औरतें भी थी और मर्द भी। कई साबक राजे महाराजे थे जो ठाकर को गले से लगा कर इसे दिलासा दे रहे थे। ठाकर का तल्लक भी किसी मामूली खानदान से नहीं था। इसे सोसाइटी में एक आला और मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल था। सब लोग ये भी जानते थे कि डॉक्टर श्याम सुंदर माली का बेटा था। वो नीच जात का था, मगर इसे ठाकुरानी ने पाला था। अपने सगे बेटे की तरह परवरिश की थी। इसे आला तालीम दिलाई थी, डॉक्टर बनाया था। ठाकर बानोद सिंह भी इसे अपने सगे भाई की तरह मानता था। लोग इन दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत से आगाह थे। लोग ये भी भूल गए थे कि श्याम सुंदर नीच जाति का था। वो इसे ठाकर का छोटा भाई समझकर इसकी मौत का पुरसा देने आ रहे थे। 6 पहर के करीब अर्थी उठाई गई। जनाजे के इस जुलूस में सैकड़ों लोग थे, और मैं पहली मर्तबा किसी हिंदू के जनाजे में शरीक हुआ था। हर तरफ से राम नाम सत है, हरि ओम, नारायण नारायण और मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी। शमशान घाट में भी बहुत से लोग जमा थे। क्रियाक्रम की तमाम तैयारियां
तैयारियां मुकम्मल थीं। चिता तैयार थी। श्याम सुंदर की लाश को चिता पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया। मैं ये तो जानता था कि हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखना का ये पहला मौका था और ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि लाश के ऊपर मजीद लकड़ियां डालकर इसे पूरी तरह ढक दिया गया। जगह जगह इन लकड़ियों में ऊदो लोबान डाला गया। घी के 2 कनस्तर चिता पर उंडेल दिए गए। इस वक्त वहाँ 3-4 पंडित मौजूद थे जो ये सारे काम करते हुए अश्लोक पढ़ रहे थे और फिर ठाकुर बानोद सिंह ने चिता को आग दिखा दी। भाई होने के नाते चिता को आग लगाना इसी का अधिकार था। लकड़ियां चटकने लगी, आग के शोले बुलंद होते गए। गाढ़ा धुआं हवा के दोष पर हमारी मुखालिफ सिमत फैलता हुआ ऊपर को उठ रहा था। फजा में ऊदो लोबान और घी के जलने की खुशबू फैलती रही और फिर गोश्त के जलने की चिरान फैलने लगी। मैं बार बार नथने सिकोड़ रहा था। मांस के जलने की बू बढ़ती जा रही थी। मुझे मतली सी महसूस होने लगी। दिमाग जैसे सड़ रहा था। मैंने कुन आंखियों से इधर उधर देखा। सब लोग बड़े इत्मीनान से खड़े जलती हुई चिता की तरफ देख रहे थे। किसी के चेहरे पर नागवारी का तासर नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहां से दूर हट जाऊं, मगर दिल पर जबर किए खड़ा रहा। शोले मांद पड़ गए। अब सिर्फ दहकते हुए अंगारे थे और इन्हें ठंडा होने के लिए पूरी रात की जरूरत थी। जब हम वापस आए तो शाम हो रही थी। हवेली की फजा सोगवार थी और ये सोगवारी 3 दिन तक पूरी शदोमद के साथ बरकरार रही। लोग पुरसे के लिए आते रहे। ठाकुर क्या हम में से कोई भी 3 दिन तक हवेली से बाहर नहीं निकल सका था। 3 दिन तक ठाकुर का रेस्टोरेंट बंद रहा, अलबत्ता रिहायशी होटल खुला रहा। तीजे के बाद हवेली की जिंदगी मामूल पर आने लगी। बाहर से आने वाले जो मेहमान हवेली में ठहरे हुए थे एक एक करके रुखसत हो गए। मैं, जानकी और रूपमती रह गए। ठाकुर ने अपना कारोबार मैनेजरों के हवाले कर दिया था और खुद को इसने रामू से इंतकाम लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया था और जाहिर है मैं इसके साथ था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था तो मैं पीछे कैसे रह सकता था। जानकी और रूपमती को टीले वाली हवेली में वापस भेज दिया गया। बिमला भी इनके साथ ही चली गई थी। रामू और बलवंत सिंह जैसे कमीने दुश्मनों से किसी भी इकदाम की तवक्को की जा सकती थी, इसलिए हवेली में जानकी वगैरह की हिफाजत का भी माकूल बंदोबस्त कर दिया गया था। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं और ठाकुर भी वहाँ पहुँच गए। सहपहर के करीब हम वापस आ गए और शहर में रामू की तलाश शुरू कर दी। और रामू इतना बेवकूफ नहीं था कि ठाकुर के भाई को कत्ल करने के बाद आजादी से घूमता रहता। एक तरफ पुलिस इसकी तलाश में छापे मार रही थी और दूसरी तरफ हम इसका खोज लगाते फिर रहे थे। मुझे ऐसे कामों का बहुत तजर्बा था। जिंदगी ऐसे ही हंगामों में गुजरी थी। मैं जानता था कि रामू जैसे लोगों को किस तरह तलाश किया जा सकता है। मैंने ठाकुर के सामने अपने ख्याल का इजहार किया तो वो चौंक गया। तुम चाहते हो कि एक बदमाश से निपटने के लिए दूसरे बदमाश को सर पर बिठा लिया जाए? इसने मुझे घूरा। ऐसा नहीं होगा ठाकुर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी जिंदगी ऐसे ही लोगों से निपटते हुए गुजरी है। इस बड़े बदमाश का पता छोटे बदमाशों ही से मालूम किया जा सकता है। इन्हीं के तवसत से हम रामू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बात ठाकुर की समझ में आ गई। वो मुठ्ठियां बेंचे हुए बोला, काश मुझे एक मौका मिल जाए। मैं इसका वो हशर करूंगा कि आइंदा किसी बदमाश को किसी शरीफ आदमी की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा मौका जरूर मिलेगा, मैंने कहा। और फिर इसी रात हमने शहर के इन इलाकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए जहां गुंडों और बदमाशों से सामना होने की तवक्को थी। जोरावर गेट, तपोलिया बाजार, घाट दरवाजा, रामगंज बाजार, न्यू गेट, स्टेशन रोड, हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां अमली तौर पर गुंडों और बदमाशों का राज था। लेकिन इन दिनों पुलिस की सरगर्मियां भी अरूज पर थी। रामू की तलाश में जगह जगह छापे पड़ रहे थे। छोटे मोटे गुंडों को भी पकड़कर बंद किया जा रहा था। बहुत से गुंडे अपने आप को बचाने के लिए रपोश हो गए थे। चौथे रोज किशनपोल बाजार में अजमेरी गेट के करीब भगत नामी एक शख्स से मुलाकात हो ही गई। भगत की उम्र 40 के लगभग थी। घुटे हुए जिस्म, मजबूत जिस्म का मालिक था और शक्ल ही से गुंडा लगता था। इसने नीली जीन्स और घुटनों तक लंबा खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। रामू का नाम सुनकर वो गड़बड़ा सा गया। इसने गहरी नजरों से हम दोनों का जायजा लिया। रामू दादा आजकल रपोश है। पुलिस इसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। इससे तो इसके फरिश्ते भी तलाश नहीं कर सकते। मगर तुम कौन हो और इससे क्यों मिलना चाहते हो? इसने पूछा। एक काम लेना चाहते हैं इससे, मैंने कहा। अगर तुम इसके बारे में कोई सही इतला दे सको, मेरा मतलब है राब्ते का कोई जरिया बता सको, तो तुम्हारा भी कुछ फायदा हो सकता है। मैंने बात करते हुए पतलून की एक जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर दूसरी जेब में मुंतकिल कर ली। मेरा अंदाज
अंदाज ऐसा था जैसे ये हरकत मुझसे गैर इरादी तौर पर सरजद हुई हो। मेरा मकसद पूरा हो गया था। नोटों की गड्डी देखकर भगत की आंखें चमक उठी। इसने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा, फिर बोला, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। अभी रात के 10 बजे थे। वो बारौनक इलाका था। जगह जगह रेस्टोरेंट थे, खाने पीने की दुकानें थी, शराब खाने थे, पान सिगरेट के कैबिन थे, इधर उधर लोग खड़े थे। हमें भगत के साथ देखकर किसी को शुबा हो सकता था, शायद भगत भी कुछ डरा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि कोई हमें इसके साथ देख ले। वो हमें लेकर एक तारीख गली में घुस गया। हम इससे 8-10 कदम पीछे चल रहे थे। 2 और गलियां घूम कर वो एक जगह रुक गया। हमारे साथ धोखा भी हो सकता था, लेकिन हम पूरी तरह मोहतात थे। वो बहुत पुरानी सी इमारत थी जिसमें छोटी छोटी खोलियां बनी हुई थी। इसने एक खोली का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होकर बत्ती जलाई और हमारे अंदर दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस इलाके की पुलिस के एक एक मंच को जानता हूँ। वो हम दोनों को नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोला, तुम दोनों पुलिस वाले तो नहीं हो सकते, CBI से हो या CID से। हमारा ताल्लुक ना तो पुलिस से है, ना CID और ना ही CBI से। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम यही कहने के लिए हमें यहाँ लाए थे? समय बड़ा नाजुक जा रहा है महाराज, इसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। मन की चिंता दूर कर लेना जरूरी है। वैसे तुम लोग रामू को तलाश क्यों कर रहे हो? इससे एक काम लेना है। मैंने कहा, क्या मैं वो काम नहीं कर सकता? भगत का भी इलाके में बड़ा टहका है। इसने कहा, 2 आदमियों को कत्ल कर सकते हो? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ना सरकार, वो जल्दी से बोला, अपन तो छोटे छोटे काम करने का है। किसी की पिटाई करनी है, किसी को उठाना है, कोई लौंडिया चाहिए, बस सरकार। कत्ल जैसा काम में अपन हाथ नहीं डालता। वैसे वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, वैसे अगर रामू मिल भी गया तो वो भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। आजकल इसका सितारा भी गर्दिश में है और वो चूहे की तरह किसी बिल में घुसा हुआ है। क्यों, क्या वो इतना ही बुज़दिल है? मैंने कहा, हमने तो सुना है कि वो बड़ा जिगरी आदमी है। पुरहजूम बाजार में किसी को मौत के घाट उतार दे तो पुलिस इस पर हाथ नहीं डाल सकती। पहले ऐसा ही था, परंतु अब इसका समय बदल गया है। भगत ने कहा, इसने एक गलत आदमी पर हाथ रख दिया था, इसके भाई का कत्ल कर दिया। ठाकर बानोद सिंह इस शहर का बहुत बड़ा और इज्जत वाला आदमी है। वो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए व्याकुल हुआ फिर रहा है। पर तुम लोग किस दुनिया में रहते हो? क्या तुम्हें ये सब कुछ मालूम नहीं? पूरे शहर की पुलिस रामू को खोजती फिर रही है। हमें वाकई मालूम नहीं है, मैंने जवाब दिया। हम लोग बीकानेर से आए हैं, लेकिन क्या तुम ठाकर बानोद सिंह को जानते हो? वो महापुरुष है, भगत सिंह ने जवाब दिया। अपन ने इसको देखा नहीं है, पर इसके बारे में सुना बहुत कुछ है। अपन का ऐसा नसीब कहाँ कि इस जैसे महान देवता के दर्शन कर सके। पर महाराज, वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। तुम लोग अपना समय बर्बाद न करो। मेरी मानो तो बीकानेर वापस चले जाओ। पुलिस रामू का खोज नहीं लगा सकी तो तुम क्या करोगे? अपने काम के लिए बीकानेर ही में किसी को तलाश कर लो। मैंने ठाकर की तरफ देखा, इसकी आंखों में भी चमक सी उभर आई थी और मैं भी दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। भगत एक बदमाश जरूर था, लेकिन इसके दिल में खोट नहीं था। और फिर ठाकर के बारे में भी इसके ख्यालात बहुत अच्छे थे, वो हमारे काम आ सकता था। भगत, मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अगर मैं ये कहूँ कि ठाकर बानोद सिंह को रामू की तलाश है तो क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगे? ठाकर को अपन देखा नहीं हूँ, तारीफा बहुत सुनी है, परंतु अपना नसीब कहाँ कि इस महापुरुष की कोई सेवा कर सकूं। अपन तो बहुत थर्ड क्लास आदमी हूँ, चर्च बेचकर और गालम गलोच करके एक वक्त पेट भर के रोटी खाता हूँ। वो ठाकर बानोद सिंह कहाँ वो महान हस्ती और कहाँ भगता धोबी? वो क्या कहते हैं महाराज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? राजा भोज तुम्हारे सामने है, मैंने कहा। ठाकर बानोद सिंह इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है और ये तुम्हारे नसीब हैं कि ये खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं। क्या? भगत उछल पड़ा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर ठाकर को देखने लगा। फिर इसने दीवार में बनी हुई हजमी अलमारी के कंक्रीट के स्लैब पर रखे हुए चंद कपड़े उठाकर छलंगा सी चारपाई पर फेंक दिए और स्लैब पर बिछा हुआ हिंदी का अखबार उठा लिया। ये अखबार कई महीने पुराना था और सफ़े अव्वल पर ठाकर बानोद सिंह की तस्वीर छपी हुई थी। वो एक मंदिर के सामने गरीबों में कपड़े बांट रहा था। ये तस्वीर इसकी माता जी की बरसी के मौका पर खींची गई थी। भगत कभी तस्वीर को देखता, कभी सामने खड़े हुए ठाकर को, और फिर इसने बड़ी तेजी से झुककर ठाकर के चरण छुए और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मेरे बाग, वो बोला, क्या सेवा करूं महाराज? चाय ठंडा? वो बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे कोई देवता आकाश से उतरकर इसके सामने आ गया
किया हो। रामू की तलाश के सिलसिले में हमारी मदद कर सको तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी, बल्कि हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए महाराज, भगत बोला। रामू ने आपके भाई की हत्या करके आपका बहुत अपमान किया है, परंतु आप निराश न हो, आपका ये सेवक मौजूद है महाराज। वो बदमाश जहाँ कहीं भी है इसे खोज कर आपके चरणों में डाल देगा। आप बैठिए ना। इसने जल्दी से कमरे में मौजूद वाहिद साल खुर्दा सी कुर्सी साफ की, बिस्तर की चादर झाड़कर बिछाई और हमसे एक बार फिर बैठने की दरख्वास्त की। हम दोनों ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ठाकर तो कुर्सी पर बैठ गया और मैं चारपाई की पट्टी पर टिक गया। और इससे पहले कि हम दोनों में से कोई कुछ कहता, भगत दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। इसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई थी। वो थम्स अप ठंडी बोतलें लेकर आया था। इसने बोतलें खोलकर स्ट्रॉ लगाए और बोतलें हमारी तरफ बढ़ा दी। मैं जात का धोबी हूँ सरकार, वो बोला, परंतु सुना है आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते, ये आपकी महानता है। मैं ऐसी बातों पर वाकई ध्यान नहीं देता भगत। ठाकर ने यह कहते हुए इसके हाथ से बोतल ले ली। दूसरी बोतल मैंने ले ली। इसने मेरे बारे में पूछा तो मुझसे पहले ठाकर बोल उठा, ये हिम्मत सिंह है मेरा मित्र। ओह हिम्मत सिंह, भगत की आंखों में चमक उभर आई। आपके नाम का भी बड़ा चर्चा है महाराज, आज तो वाकई मेरे बाग जाग उठे हैं। भगत तो हमारे आने से खुश था ही, मैं भी दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि हम ठीक आदमी के पास पहुंचे थे। मैं कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए कमरे का जायजा ले रहा था। ये कमरा 10 बाई 10 फुट से ज्यादा नहीं था। दीवारें काली हो रही थी और प्लस्तर जगह जगह से उधड़ा हुआ था। फर्श ईंटों का था और ये भी जगह जगह से टूटा हुआ था। एक दीवार में तो वही हजमी अलमारी थी जिसमें कंक्रीट के 3 स्लैब लगे हुए थे। एक खाने में कपड़े थे, दूसरे खाने में कंगा, चंबेली के तेल की बोतल, एक चटका हुआ शीशा और इसी किस्म की चीजें रखी हुई थी। सबसे ऊपर वाले खाने में काली की मूर्ति भी रखी हुई नजर आ रही थी। सामने वाली दीवार पर खूंटियों पर चंद मैले कपड़े टंगे हुए थे। इसके अलावा दीवारों पर किम्मी काटिकर, हिमा, श्रीदेवी और दीगर फिल्म एक्ट्रेसों की नीम उरिया रंगीन तस्वीर चश्मा थी। ये तस्वीरें अखबारों और रसालों से काटकर यहाँ चिपकाई गई थी। भगत को गालबन कमरे की सफाई का कोई ध्यान नहीं था। फर्श पर इधर उधर सिगरेटों के टोटे बिखरे हुए थे, जिनकी वजह से कमरे में कुछ नागवार सी बू फैली हुई थी। पिछली दीवार में भी एक दरवाजा था और ये दरवाजा गालबन इमारत के कंपाउंड में खुलता था। कमरे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि भगत का धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा था और गालबन इसने ये बात भी ठीक ही कही थी कि वो अपने इलाके में थोड़ी बहुत बदमाशी दिखाकर रोटी का बंदोबस्त कर लिया करता था। हाँ तो भगत, मैंने काली बोतल एक तरफ रखते हुए कहा, तुम रामू की तलाश में हमारी क्या सहायता कर सकते हो? सीधे सीधे रामू को तलाश करना तो बड़ा कठिन है। इसके करीब के आदमी भी रुपोश हो चुके हैं, पर मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो हमें इसका पता बता सकता है। कौन है वो? मुझसे पहले ठाकर ने सवाल कर डाला। किरण नाव है इसका, भगत ने जवाब दिया। वो रामगंज बाजार में रहता है। क्या तुम अभी हमें इसके पास ले जा सकते हो? ठाकर ने कहा। धीरज महाराज, बेअक्ल न हो, भगत ने कहा। वो बहुत छल कपट आदमी है। तुम दोनों को मेरे साथ देखकर तुरंत समझ जाएगा कि कोई गड़बड़ ओश है और हो सकता है वो आपको जानता भी हो। इसने ठाकर की तरफ इशारा किया। मैं आज ही जाकर पता करता हूँ कि वो अपने ठिकाने पर है या नहीं। हम कल रात को इस पर छापा डालेंगे। ठाकर के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इसने मेरी तरफ देखा। भगत ठीक कहता है, मैंने कहा। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। एक उम्मीद पैदा हुई है, अगर किरण को शुबा हो गया तो वो भी रुपोश हो जाएगा। बेहतर होगा कि पूरी जानकारी मिलने के बाद हम अगला कदम उठाएं। मेरी भी यही राय है ठाकुर जी। भगत ने पहली मर्तबा इसे ठाकुर कहकर मुखातब किया। मैं आज रात किरण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। कल इसी समय आप यहाँ आ जाएं। हम यहाँ नहीं आएंगे, ठाकुर ने कहा। तुम मेरे होटल आ जाना। विक्रम होटल स्टेशन रोड पर है। देखा है ना? जरूर देखा है सरकार, भगत बोला, पर बाहर से। हम जैसे लोग इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कल तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठाकुर बोला। रात 10 बजे आ जाना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठाकुर ने मुझे इशारा किया। हम दोनों उठ गए। मैंने जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी में से 500 रुपए का नोट निकालकर भगत की तरफ बढ़ा दिया। वो पैसे के लालच में ही हमें कुछ मालूमात फराहम करने पर तैयार हुआ था, लेकिन इस वक्त इसने 500 रुपए का नोट लेने से इनकार कर दिया। नहीं महाराज, इसने दोनों हाथ जोड़ दिए और ठाकुर की तरफ देखने लगा। मैं आपका सेवक हूँ ठाकुर जी, ये तुम्हारा अधिकार है, रख लो, ठाकुर ने नरमी से कहा। वो फिर भी पैसे लेने को तैयार नहीं था। मैंने नोट इसकी जेब में डाल दिया। हम चलते हैं, मैंने कहा। तुम चंद मिनट यहीं रुको, हमारे बाद खोली से निकलना, ताकि कोई तुम्हें हमारे
हमारे साथ न देख सके। जो आ गया सरकार, भगत ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। हम तारीक गलियों से होते हुए बाजार में इस जगह पहुंच गए जहां हमारी जीप खड़ी थी। इस वक्त 11:30 बज रहे थे, लेकिन बाजार की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। ड्राइविंग सीट ठाकुर ही ने संभाली थी। हम अजमेरी गेट से निकलकर MI रोड पर आ गए। मेरा ख्याल था कि ठाकुर अपने होटल या भवानी सिंह मार्ग वाली हवेली की तरफ जाएगा, मगर इसने जीप का रुख आगरा मार्ग की तरफ मोड़ा तो मैं समझ गया कि वो कहाँ जा रहा है। आधे घंटे बाद हम टीले वाली हवेली में पहुंच गए। जानकी वगैरह जाग रही थी। वो तीनों रूपमती वाले कमरे में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बातें कर रही थी। मैं कमरे में झांक कर वापस आ गया और वो भी कमरे से निकलकर हाल में आ गई। कुछ कामयाबी हुई? रूपमती ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाँ, एक सुराग तो मिला है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, लेकिन सही सूरत हाल कल रात को सामने आएगी। क्या मतलब है? रूपमती ने मुझे घूरा। मतलब ये कि एक आदमी का पता चला है जो रामू की तलाश में हमारी सहायता करने को तैयार है, मैंने कहा। और फिर इसे भगत से मुलाकात की तफसील बताने लगा। जानकी और बिमला भी गौर से हमारी बातें सुन रही थी। कल हम किरण को तलाश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम कल ही रामू की गर्दन पर हाथ डाल देंगे। तुम लोग बातें करो, मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला। ठाकुर ये कहते हुए एक झटके से उठ गया। मैं समझा वो दूसरी हवेली जाने की बात कर रहा है, लेकिन इसे अपने बेडरूम की तरफ जाते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ठाकुर के जाने के बाद वो तीनों भी फैल कर बैठ गईं। मैं सोफे पर कुछ बेआरामी से महसूस कर रहा था, इसलिए कालीन पर बैठकर टांगे आगे फैलाकर सोफे से टेक लगा ली। वो तीनों भी कालीन पर आ गईं। मुंदरी, रूपमती ने मुंदरी को आवाज दी, चाय बनाकर लाओ, इंदर सभा जमी है। जानकी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। रूपमती ने ठीक कहा था, ये इंदर सभा ही थी। मैं राजा इंदर बना बैठा था और दुनिया की 3 हसीन तरीन औरतें मेरे सामने बैठी थी, लेकिन मैं राजा इंदर होते हुए भी राजा इंदर नहीं था। मेरी फितरत इससे बहुत मुख्तलिफ थी। मैं अयाश नहीं था। जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आए, कई हसीन लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं, लेकिन और हवा के खुशगवार झोंके की तरह निकल गई। मैंने किसी की तरफ इन नजरों से नहीं देखा जो मेरे दिल में हवस की निशानदही करती हो। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मैं बहका था। मुझे गोल्डन ट्राईएंगल के शिकार में सोनिया के साथ गुजरने वाली वो रात अब भी याद थी जब सोनिया ने मुझे जेर कर लिया था और मैं आज तक अपने आप से शर्मिंदा था। जानकी कई बरसों से मेरे साथ थी। कई मर्तबा इसने मुझे घेरने की कोशिश की थी, अपने हुस्न के चमत्कार दिखाए थे, मगर मैं हर मर्तबा अपने आप को बचाता रहा था। और अब तो वो मुझे अक्सर साधु कहकर पुकारा करती थी। यहाँ रूपमती भी थी। इसने भी इस पहाड़ को सर करने की कोशिश की थी, मगर संगलाख चट्टानों से सर टकरा कर रह गई थी। मेरे सामने बैठी हुई ये वही रूपमती थी जो 11 लाख की आबादी वाले इस गुलाबी शहर में सेक्स की देवी के नाम से मशहूर थी। इसने अपने आप को इतना गिरा लिया था कि होटलों के वेटर और सड़क चाप थर्ड रेट गुंडे भी इसके हुस्न शबाब से फैज़याब होने की उम्मीदें लगाए बैठे थे। वो भूल गई थी कि वो एक राजकुमारी है। इसका ताल्लुक एक इज्जतदार और मुअज़्ज़ज़ घराने से है। मुझे भी वो गुलामों की मंडी से इसीलिए खरीद कर लाई थी कि मुझसे वो अपनी हवस की भड़कती हुई आग को ठंडा कर सके। इस मकसद के लिए रवायती हरबों में नाकाम होने के बाद इसने नशा आवर मशरूब पिलाकर मुझे जेर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसे इसमें भी नाकामी हुई थी और अपनी इस गलती का खमियाजा इसे इस तरह भुगतना पड़ा था कि इसके दुश्मनों को वार करने का मौका मिल गया। मुझे वो रात भी याद थी जब शराब के नशे में मदहोश रूपमती ने एक बार फिर मुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी और इस रात इसके रुखसार पर पड़ने वाला मेरा थप्पड़ ही इसे होश में ले आया था। और ये वही रूपमती थी जो पहले मेरी आका थी और अब मेरी गुलाम बन गई थी। मैंने इसे जिल्लत और रुसवाई की दलदल से निकाला था और इसके लिए तो इसका पुराना दोस्त ठाकुर बानोद सिंह भी मेरा शुक्रगुजार था, जो कुछ अरसा पहले इसकी तरफ से मायूस हो चुका था और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। और इसके बाद हालात कुछ ऐसा रुख इख्तियार करते गए कि हम तागूती कुव्वतों के चक्कर में फंस कर रह गए और इन बातिल कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए हम एक अकाई बन गए थे। मेरी वजह से यहाँ कत्लो गारत शुरू हुई थी। रूपमती के और ठाकुर के नए नए दुश्मन पैदा हो रहे थे। ठाकुर का मुंह बोला भाई श्याम सुंदर, जो इसे सगे भाई की तरह प्यारा था, बेदर्दी से मारा गया था। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। वो चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम जाते हैं जिन्होंने मेरी खातर अपनी जानें कुर्बान कर दी। थाई वांग, चाचा प्रताप सिंह, मास्टर फोकट गांग, रामन प्रसाद, पमीला, मास्टर फुफांग और
और न जाने कौन कौन किस किस को याद करूं, किस किस का नाम लेकर आंसू बहाऊं। मुमकिन है मेरी इस सरगुज़श्त के कुछ हिस्से बाज पढ़ने वालों को ग्रां गुजरे, लेकिन जिन लोगों ने मेरे तरह मुसीबतें उठाई हैं, दुख झीले हैं, मुझ जैसे नागुफ्ता बे हालात का शिकार रहे हैं, इन्हें मेरे दर्द और करब का एहसास जरूर होगा। मेरा दर्द मेरी जात का दुख, मेरा करब मेरी गर्दिशें और मेरे मुसाइब ऐसे नहीं कि कोई आम आदमी इसका तसव्वुर भी कर सके। एक के बाद एक हादसा, यके बाद दीगरे इम्तिहान और आजमाइशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला मेरे अंदर शिकस्त और रेख्त के ये मरहले अहले दिल ही इन्हें महसूस कर सकते हैं। मेरी ये दास्तान पढ़कर इन्हीं लोगों की आंखों से आंसू टपके होंगे जो कभी खुद ऐसे अलमनाक हादसा से दो चार रह चुके हों। 11-12 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी नजरों के सामने इसके माँ बाप को बड़ी बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया, वो इन कातलों से अपने आप को बचाने के लिए छुपता फिरा भागता रहा। जिसने भी इसे पनाह दी, इसे मौत के घाट उतार दिया गया। आज वही बच्चा जवान है, इसकी कोई मंजिल नहीं, इसके सामने कोई रास्ता नहीं। इसने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को भूलना भी चाहा तो नहीं भूलने दिया गया। जिंदगी के हर मोड़ पर इसे एक नया जख्म लगा दिया जाता, फिर वो अपनी मर्जी को कैसे भूलता। इसके सीने में इंतकाम का लावा खोलता रहा जो बिल आखिर आतिशफशां बनकर फट पड़ा। अब इसका एक ही मकसद था, इंतकाम अपने माँ बाप का, अपने इन हमदर्दों और प्यारों का इंतकाम जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसकी खातर अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। मैं इस वक्त बकौल रूपमती के इंदर सभा में बैठा था, मगर ये बातें न जाने मुझे कैसे याद आ गई थी। मेरे दिमाग में लावा सा पक रहा था। कहाँ हो गए साधु महाराज? जानकी की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। इसने मुझे पुकारने पर ही इक्तफा नहीं किया था, बल्कि मेरा पैर भी पकड़कर जोर से हिला दिया था। मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए और मैं जैसे होश में आ गया। हमारे बीच कालीन पर चाय के कप रखे हुए थे। मुंदरी भी करीब ही बैठ गई थी और वो चारों मुझे इस तरह गहरी नजरों से देख रही थी जैसे मेरा चेहरा बदल गया हो। और फिर गैर इख्तियारी तौर पर मेरा हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गया। क्या हुआ? तुम एकदम से इतना परेशान क्यों हो गए हो? जानकी उठकर मेरे करीब आ गई। जाहिर है मेरा सबसे ज्यादा दर्द वही महसूस कर सकती थी। ओह कुछ नहीं, मैं संभल कर बैठ गया। ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने जेंप मिटाने के लिए कहा और अपने सामने रखा हुआ चाय का कप उठा लिया। जानकी चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही और फिर उठकर दोबारा अपनी जगह पर चली गई। रूपमती वगैरह की मौजूदगी में वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। चंद लम्हे फजा कुछ उदास सी रही, या शायद मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन रूपमती के एक चुटकुले ने ये उदासी दूर कर दी और फिर बातों का सिलसिला चल निकला। तो मैं भी भूल गया कि कुछ देर पहले मुझ पर किस कदर कनूतियत तारी थी। अगले रोज मैं सुबह सवेरे तक सोया रहा और जब बेदार हुआ तो मेरे आसपास कोई नहीं था। हालांकि जानकी और रूपमती वगैरह भी रात के आखिरी पहर वहीं कालीन पर आड़ी तिरछी होकर सो गई थी। मैं उठकर अपने बेडरूम में आ गया और दरवाजे में कदम रखते ही ठिठक कर रुक गया। बिमला मेरे बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। इसका लिबास सिमटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे कदम बेइख्तियार इसकी तरफ उठने लगे। इस वक्त शायद मैं अपने आप में नहीं था, मेरे हवास मेरे बस में नहीं थे। मैं बेड के करीब खड़ा चंद लम्हे बिमला के चेहरे को देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर झुकने लगा। शायद वो मेरे बेरब्त सांसों का लम्स था कि बिमला ने आंखें खोल दी। इसकी नजरें मेरे चेहरे पर कुछ टटोल रही थी, आंखों में खुमार भरा हुआ था। इसके होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई और इसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और इससे पहले कि मैं पटड़ी से उतर जाता, खनकते हुए नकराई कहकहों की आवाज मुझे होश में ले आई। जानकी और रूपमती के कहकहों की ये आवाज हाल की तरफ से आई थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे, पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें सी दौड़ने लगी। मैं एक झटके से सीधा हो गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाथरूम में घुस गया। मेरा दिमाग बुरी तरह सुलग रहा था, सीने में भी जैसे अंगारे से भर गए थे। मैंने कपड़े जैसे अपने जिस्म से नोच कर फेंक दिए और शावर खोल दिया और फिर इसी वक्त कमरे से रूपमती के हंसने की आवाज सुनाई दी। रूपमती और जानकी कमरे में आ गई थी। मैं देर तक शावर से बरसती हुई ठंडे पानी की फवार के नीचे खड़ा सोचता रहा कि मुझसे ये हमाकत क्यों सरदर्द होने जा रही थी। मैं बिमला को देखकर इतना बेकाबू क्यों हो गया था, मुझे अपने आप पर इख्तियार क्यों नहीं रहा था। बिमला ने मुझे अपने ऊपर झुके हुए देख लिया था और वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। इसके साथ ही रूपमती की आवाज सुनाई दी, श्रीमान जी अब जल्दी से बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा
ठंडा हो रहा है। मैं कुछ देर और शावर के नीचे खड़ा रहा, फिर तो तौलिए से रगड़कर अपना बदन खुश किया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर बाहर आ गया। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुंदरी ने मुझे किचन की खिड़की से देखा और इसके 2-3 मिनट बाद मेज पर नाश्ता लगा दिया। बिमला मेरे सामने बैठी हुई थी, इसके होंठों पर बड़ी शौक सी मुस्कुराहट थी। मैं इसकी तरफ देखने से ग्रेज करता रहा। इस वक्त 11 बज रहे थे। नाश्ते से फारग होकर वो तीनों तो वहीं बैठी बातें करती रही और मैं उठकर लान में आ गया। आसमान पर बादल थे और मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा था। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर कर रहा था। रामू 2 मरतबा मुझसे पिट चुका था। वो अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था। इसके नाम की दहशत थी। आज तक शायद किसी ने इसके सामने नजरें उठाने की जुर्रत भी नहीं की थी। वो लोगों को अपने कदमों पर झुका देने का आदी था, लेकिन मैं शायद पहला शख्स था जिसने इसे अपने कदमों पर झुकाकर जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था और वो बुरी तरह झुंझला गया था। रामू शायद ये समझता था कि मुझे ठाकर की पुश्त पनाह ही हासिल थी। वो दोबारा ठाकर से टकराने की हिम्मत तो नहीं कर सका था। ताहम झुंझलाहट में इसने मासूम और बेगुनाह डॉक्टर श्याम सुंदर को मौत के घाट उतार दिया। वो तो पार्वती को भी मार डालना चाहता था, मगर वो खुशकिस्मती से बच गई थी। रामू ने शायद ये सोचा होगा कि श्याम सुंदर के कत्ल के बाद ठाकर मेरी पुश्त से हाथ हटा लेगा, मगर इसका अंदाजा गलत निकला। ठाकर कोई मामूली आदमी नहीं था कि इस मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता। इसकी पुश्त पर भी राजस्थान के कई साबिक राजे महाराजे और दीगर कई आला शख्सियात थी। इन्हीं के दबाव से इंतजामिया की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई थी और शहर भर की पुलिस इसकी तलाश में छापे मारना शुरू कर दिए थे। इसके कई गुर्गों को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। दूसरी तरफ ठाकर भी जख्मी शेर की तरह बिफरा हुआ था। मेरी तरफ इसके सीने में भी बदले का लावा खोल रहा था। सुना यही था कि रामू पहले सरेआम कत्ल जैसी संगीन वारदातें करने के बाद भी आजादी से दंतनाता फिरता था, लेकिन शायद ये पहला मौका था कि वो इस तरह भागा फिर रहा था और इसे छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। मैं इस सूरत हाल पर गौर करता रहा और फिर मेरी ज़हनी रो बहक गई। अब मैं बिमला के बारे में सोच रहा था। मेरी जिंदगी में कई हसीन लड़कियां आई थी, मगर मैंने किसी के लिए दिल में कसक महसूस नहीं की थी। किसी के लिए दिल इतना मुस्तरब और बेचैन नहीं हुआ था। जानकी और रूपमती भी लाखों में एक थी। लोग इन्हें देखकर गहरे सांस भरते थे। वो दोनों मुझे अजीज थी। इन दोनों के लिए मेरे सीने में तड़प थी, मगर वो बात नहीं थी कि मैं इन्हें देखकर सड़क छाप आशिकों की तरह गहरे सांस भरता रहता। लेकिन न जाने क्या बात थी कि आजकल बिमला को देखने के बाद मैं व्याकुल सा हो गया था और अपने आप में अजीब सा इज़्तिराब महसूस करने लगा था। बिमला में ऐसी क्या बात थी जो वो मेरे हवास पर छाई चली जा रही थी। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि इन तीनों को बरामदे वाले दरवाजे से बरामद होते देखकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो तीनों मेरे पास आकर बैठ गईं। मैं भी की कुर्सी छोड़कर नीचे आ गया। मेरा वो दिन बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत में गुजरा। मैं बिमला का सामना करने से गुरेज कर रहा था, मगर वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से बार बार मेरे सामने आ रही थी। इसकी आंखों की चमक और होंठों पर खेलने वाली दिल फरेब मुस्कुराहट से मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती। रूपमती ने ये बात महसूस कर ली थी। हो सकता है जानकी ने भी नोट किया हो, लेकिन इसने अपनी बातों या चेहरे के तासरात से इसका इजहार नहीं होने दिया। अलबत्ता रूपमती अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। एक मौका पर मुझे अकेले पाकर वो शौक नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, ये हसीन तितली सुबह से तुम्हारे गिर्द मंडला रही है? कौन? मैं गड़बड़ा सा गया। कौन सी तितली? अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। रूपमती ने मेरी बात काट दी। मैं बिमला की बात कर रही हूँ और मैंने ये भी देखा है कि वो जब भी तुम्हारे करीब आती है तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रूपमती बड़ी गाग थी। इसने सब कुछ ताड़ लिया था। मैंने बात को टालने की कोशिश की, मगर वो आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। बातों ही बातों में मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं भी संभल गया था और फिर जानकी के आ जाने से मौजू बदल गया। ठाकर सुबह 8 बजे ही चला गया था और मेरे लिए पैगाम छोड़ गया था कि मैं रात 10 बजे होटल पहुंच जाऊं। रात 9 बजे के करीब हमने खाना खा लिया। शंकर मुझे रूपमती के बाजारों में मेन रोड तक छोड़ गया, जहां से मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया और मैं 9:45 बजे के करीब रेस्टोरेंट पहुंच गया। ठाकर काउंटर के पीछे मैनेजर के पास बैठा हुआ था। मैंने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर इधर उधर निगाह दौड़ाई और दरवाजे के करीब ही एक मेज पर बैठ गया। ठाकर भी उठकर मेरे पास आ गया।
ठीक 10 बजे भगत रेस्टोरेंट के सामने दिखाई दिया। वो शायद अंदर दाखिल होते हुए झिझक रहा था। ठाकर ने वेटर को इशारे से करीब बुला लिया। इस आदमी को अंदर ले आओ और इसे खाने चाय वगैरह का पूछो और इसे ये भी कह देना कि हमारी तरफ न आए, अलबत्ता जब हम यहाँ से उठकर बाहर निकले तो हमारे पीछे चला आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।